जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो केंद्राधिपति दोष क्या होता है और क्या केंद्राधिपति दोष 12 ही राशियों में लागू होता है या फिर 12 ही लग्नों में यह दोष लगता है। इसके बारे में आजकल मीडिया में बहुत भ्रांतियां पैदा हो रही है। उस संशय को दूर करने के लिए मैंने आज ये दोबारा वीडियो बनाया है। पहले जो वीडियो बनाया था उसमें संशोधन किया है और इस पर विशेष आपको जानकारी दी है। अधिक विलंब न करते हुए आज मैं इसी के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि केंद्राधिपति दोष किन राशियों पर लागू होगा और किन लग्नों पर लागू होगा, अधिक विस्तार के साथ। जैसा कि मैं कह रहा हूं केंद्राधिपति योग, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि केंद्र के अधिपति को जो दोष लगता है उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं। ये केंद्र में जो ग्रह स्थित होगा उसको केंद्र का आधिपत्य प्राप्त होता है। ऐसे में मतलब है कि केंद्र का आधिपत्य जिस ग्रह के पास हो वो केंद्राधिपति योग। कुंडली में जब कोई ग्रह केंद्र का आधिपत्य ग्रहण करता है तब उसको केंद्राधिपति कहते हैं। ये केंद्राधिपति आपके शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी परिणाम दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि यह शुभ ही देगा, अशुभ भी परिणाम दे सकता है। आइए इसी के बारे में और विस्तार से बताता हूं। किसी भी लग्न कुंडली में जब हम केंद्र की बात करते हैं तो ये केंद्र कुंडली में केंद्र कौन से होते हैं? ये केंद्र होते हैं नंबर 1, 1, 4, 7 और 10। ये 1, 4, 7, 10 में किसी भी ग्रह की एक से अधिक राशियां, दोनों ही राशियां होती है, उनको यदि केंद्र में स्थित हो जाए तो ऐसे में केंद्राधिपति माना जाता है। अब ये केंद्राधिपति तो बन गया और इसका दोष कैसे लगता है? ये दोष जरूरी नहीं है कि ये दोष सभी पर लगे, इसलिए आपको केंद्र अधिपति जो है इसके कुछ नियम बनाए गए हैं। नंबर 1 नियम यह है कि केंद्र में किसी ग्रह की जब दोनों राशियां आ जाए तो केंद्राधिपति दोष बनता है। लेकिन दोष कब बनता है? दूसरा नियम यह भी बताता है कि जिस ग्रह की केंद्र में 2 राशियां आई है तो वह ग्रह कुंडली में अशुभ होना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि केंद्राधिपति दोष के लिए शुभ ग्रह माना जाए या शुभ स्थिति हो तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं कहते हैं। दूसरा पहला नियम जो मैंने बताया था कि केंद्र में किसी ग्रह की जब दोनों राशियां आ जाए तो केंद्राधिपति दोष बनता है, लेकिन ऐसे दोष नहीं बनता है। दूसरे नियम पर आप गौर फरमाएं, जिस ग्रह की केंद्र में 2 राशियां आती है और वह कुंडली में अशुभ हो तब ही केंद्राधिपति दोष बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बुध यदि 10वें भाव में है, यदि मीन राशि में नीच के होंगे तब ही बुध को यह दोष लगता है। ऐसे में उसको दोष नहीं लगेगा। यदि बुध भी नीच भंग हो जाए तब ही उसको केंद्र अधिपति का जो है उसका दोष का निवारण हो जाता है। अब ये जो स्थिति बताई मैंने आपको, अब ये केंद्र की जो चर्चा कर रहे हैं, केंद्र थोड़ा स्पष्ट बता देता हूं। मैंने जैसे केंद्र बताया था 1, 4, 7, 10। 1 मतलब कुंडली का प्रथम भाव, यह प्रथम भाव स्वयं आपका शरीर होता है। दूसरे नंबर पर आता है 4 लिखा हुआ होता है। तो 4 का जो मतलब होता है वो होता है आपकी चल अचल संपत्ति, आपके घर की सुख शांति, ये भूमि संबंधी वैभव आपके जो भी है। इसके नंबर 4 पे जो कुंडली का चौथा स्थान होता है वो इससे देखते हैं। अब 7वां जो स्थान है ये आपके मैरिज के बारे में बताया, वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में 7वां स्थान की जानकारी मिलती है। और 10वां जो होता है केंद्र का वो आपके कर्म भाव कहलाता है। जो कर्म करोगे उसका इसी से देखा जाता है। तो ऐसे में
ये चारों हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए यह चारों ग्रह 1, 4, 7 और 10 ये हाउसेस, 4 हाउसेस प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। अब यदि इसमें टोटल बताता हूं शॉर्ट में। नंबर 1 शरीर, संपत्ति, विवाह और कर्म, इसके मिलने से ही जीवन की कल्पना की जा सकती है। शरीर यदि कमजोर हो गया तो ऐसे में रोग उत्पन्न हो सकता है, और जब शरीर ही नहीं होगा तो जीवन कैसे होगा। और यदि आपके जीवन में संपत्ति ही नहीं तो जीवन कोरी कल्पना हो जाएगा। और यदि आप दाम्पत्य जीवन में अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो ये भी आपका जीवन व्यर्थ चले जाएगा। अतः जीवन में किसी भी जन्म कुंडली में किसी एक ग्रह के 4 राशियों में 4 शक्तियों, ये 4 शक्तियां मैंने बताई आपका शरीर, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन और कर्म में से जब कोई 2 शक्तियां, 2 राशियां पड़ जाए तो उस पर उसका अधिपत्य हो जाता है। ऐसे में उसका केंद्र का अधिपत्य होने के कारण यदि उसे दोष लगेगा तो ये 2 भाव उससे जिस भाव बैठेगा उस भाव को वो प्रभावित कर सकता है, अन्यथा नहीं। हमारे जैसे मैं बताता हूं 12 राशियां होती है जिनमें से सूर्य और चंद्र के पास सिर्फ एक एक अधिपत्य होता है। सूर्य सिर्फ सिंह राशि का स्वामी है और चंद्रमा जो है वो उसको भी एक राशि में ली तो सूर्य और चंद्रमा के पास सिर्फ एक एक राशि है। सूर्य की सिंह राशि तो चंद्रमा की कर्क राशि। इसके अलावा जो छाया ग्रह है वो छाया ग्रह आता है राहु केतु। राहु केतु को भी कोई राशि अधिपत्य नहीं मिला है। और इसके बाद में यदि हम केंद्र की चर्चा करते हैं तो केंद्र में मंगल, शुक्र और शनि ये केंद्राधिपति नहीं आएंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको नियम के अनुसार 2 राशियों के स्वामी जब केंद्र में विराजित होंगे तो केंद्राधिपति होंगे। अब 2 राशियों के स्वामी सिर्फ जो होंगे वो ये तो सभी होंगे, मंगल भी होता है, गुरु भी है और शनि भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मंगल, शनि, शुक्र और को ये इस कैटेगरी में नहीं आते, इनको केंद्राधिपति दोष कभी नहीं लगता है। अब बची हमारे पास सामने सिर्फ 2 राशियां वो है, सॉरी 2 राशियां नहीं, 2 ग्रह ऐसे हैं जिसको केंद्राधिपति दोष लगता है। सिर्फ 2 है, ये नहीं सिर्फ अधिकतर लोग जो बताते हैं केंद्राधिपति दोष का वो 7 को बता देते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। सिर्फ 2 ग्रह, बुध ग्रह और गुरु ग्रह, इन्हीं को ही केंद्र अधिपति का दोष लगता है। कुछ कहते हैं कि साहब इसको गुरु को केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता, लेकिन जो मेरा आंकलन है वो सिर्फ बुध और गुरु ही इस श्रेणी में आते हैं। मैं इसको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। अब ये कैसे लगता है, यदि मिथुन लग्न की या कन्या लग्न की चर्चा करते हैं या फिर धनु लग्न या मीन लग्न की चर्चा करते हैं, धनु और मीन का स्वामी गुरु होता है और इधर कन्या और मिथुन का स्वामी बुध होता है। तो इन लग्नों का जो भी होगा उसमें से इन दोनों को आधिपत्य दिया गया है। तो केंद्र का जो स्वामी 2 से अधिक होने के कारण सिर्फ इन्हीं को ही केंद्र में स्थिति बनती है, तभी इनको दोष लगता है। जब बुध कुंडली में योग कारक ग्रह हो तो इन राशियों में इजाफा होगा। यदि ये योग कारक ग्रह बन जाएंगे और दूषित नहीं होंगे तो इनको परिणाम में इजाफा होगा। जैसे शरीर को ताकत मिलेगी, संपत्ति जो है वो आपका वैभव है उसमें बढ़ोतरी होगी, और जो कर्म करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा। तो इस तरह से ये इसका विस्तार है। अब यदि बुध किसी कारणवश कुंडली में अशुभ हो तो इन राशियों का पतन में, यानी कि जो मैंने चर्चा करी है, शरीर का पतन हो सकता है, आपके वैभव संपत्ति का पतन हो सकता है। ये चर्चा मैंने आपको पहले ही बताई है, तो इसमें प्रभाव पड़ता है।
अब इसके बाद में मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं। बुध जैसे मिथुन लग्न या कन्या लग्न का में बुध स्वामी होगा, या फिर मिथुन या धनु या मीन इनका गुरु होगा, तो इनकी जो लग्न है उसके अनुसार, जैसे बुध है, बुध कन्या लग्न का हो या मिथुन लग्न, मैं बताता हूं आपको, बुध यदि मिथुन लग्न का है तो ऐसे में वो 10वें स्थान पर बैठ जाए, 10वां स्थान पे मीन राशि आएगी। जब हम मिथुन की चर्चा कर रहे हैं तो 10वां स्थान जो है वहां पर मीन लिखा होगा, तो मीन में का स्वामित्व तो किसके पास है? गुरु के पास है। और जो गुरु है ये 7वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान का स्वामी होकर कहीं भी स्थित हो। बुध यदि 10वें स्थान पर बैठ जाए तो मीन राशि में होगा, तो बुध की वो शत्रु राशि कहलाएगी। तो ऐसे में ऐसे बुध ग्रह को उसका केंद्राधिपति दोष अवश्य लगता है। इस दोष के कारण उसको जो बुध का आधिपत्य पहला भाव और चतुर्थ भाव के जितने भी परिणाम आते हैं उसको वो दूषित करेगा ही करेगा। इसी तरह से गुरु धनु या फिर मीन लग्न की पत्रिका हो और उस पे गुरु अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए, तब भी वो केंद्राधिपति दोष का निर्माण अवश्य होता है। अब इनके क्या उपाय करने चाहिए जिनके कारण ये जो केंद्र अधिपति दोष लगा है उस दोष का फल निष्फल हो जाए? इसके लिए पहले बुध ग्रह का बताता हूं। बुध ग्रह का यह है कि आप हरे भरे पेड़ पौधों को कभी भी अपने हाथों से न तो काटे और न दूसरों को कटवाने के दिए, और विशेष परिस्थिति में तुलसी जो है वो तोड़े, अन्यथा अनावश्यक रूप से तुलसी की जितनी ज्यादा सेवा करेंगे तो बुध आदित्य योग का आप पे प्रभाव जो दूषित है वो नहीं पड़ेगा, इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से गुरु का जो प्रभाव है, ये गुरु का हमें क्या दोष निवारण करना चाहिए? केंद्राधिपति दोष लग जाए गुरु का, तो ऐसे में गुरु के हम उपाय कर सकते हैं। आप किसी जरूरतमंद बुजुर्ग व्यक्ति को आप अपने हाथों से भोजन कराएं, उसकी सेवा करें, तो ये केंद्राधिपति जो दोष है गुरु का वो उससे छुटकारा मिल सकता है। आज इतना ही, यह केंद्राधिपति दोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। फिर मिलेंगे।